पाकिस्तान का इतना तनाव कुछ नहीं है। जब बिन लादेन पकड़ में नहीं आ रहा था अमेरिका के, तब हमने अमेरिका को कहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस को जिम्मेदारी दे दे, 1.5 दिन में 2 आदमी एक साथ कबूल करेंगे कि हाँ मैं ही लादेन हूँ। ये कौशल हमारी पुलिस के पास है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन भाई ने बहुत अच्छा सुनाया और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है। 1947 में ये देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के लिए। फिर भी कुछ मुस्लिम भाई यहीं पर ही रुक गए। वो भाग्यशाली हैं जो यहाँ रुक गए, वो जूते खा रहे हैं जो वहाँ गए थे। क्या बात है, क्या बात है। मैं सिद्ध करूँगा, वो कर दूँ तो फिर आपकी तालियां चाहिए। 79 सालों में उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। ये हमारी ताकत है, ये हमारे सनातन की ताकत है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, ये भारतीयता की ताकत है। हमने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद सुनते हैं तो ये कहने का मन होता है कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। आइए मैं इस कवि सम्मेलन के जड़ जेवरों तक पहुंचाना चाहता हूं। इन तीनों कवियों ने अगर अच्छा काव्य पाठ किया हो तो एक बार इन तीनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं मेवाड़ से आए हुए हास्य व्यंग्य के उस लोकप्रिय कवि को बुला रहा हूं जो केवल श्रोताओं का कवि नहीं है, वो मंच पर बैठे हुए कवियों का भी कवि है। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जनता सुनना चाहती है, कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे के कवि सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ कवि हर पीढ़ी में ऐसे आते हैं जिन्हें सामने और पीछे दोनों के लोग बैठकर सुनना चाहते हैं। मनोज गुर्जर अपने आप में संपूर्ण कवि है, वो 24 घंटे का कवि, वो आदमी कम और कवि ज़्यादा है। अब अगर उसके आप घर जाओगे तो आपको उसको पहचानने में 15 मिनट लगेंगे कि यही मनोज गुर्जर है। आप तो कम कीचड़ में बैठे हो, इससे ज़्यादा कीचड़ में तो वो भैंसों को सानी देता है रोज जाके। एक दिन तो बता रहा था कि मेरा नौकर मर गया दूध पीते पीते। मैंने बोला दारू पी के मरते हुए लोग देखे, दूध पीते हुए कैसे तेरा नौकर मर गया? बोले भैंस से डायरेक्ट थन से पी रहा था और भैंस बैठ गई। तो मैंने कहा भैंस क्यों बैठ गई? बोले मैं आ गया था। तो मैंने कहा तू आ गया था तो भैंस क्यों बैठ गई? बोले भैंस मेरे सम्मान में बैठ जाती है। तो मैंने कहा यार इसकी तो भाषा भैंस तक जानती है, बताओ कितना प्रभावशाली आदमी। अभी हम एक दिन कवि सम्मेलन में गए तो मैं और एक बड़े कवि हमारे, तो हम दोनों गए। तो मैंने कहा चलो आज मनोज के यहाँ चाय पीते हैं। मनोज के घर चाय पीने गए तो 2-3 बच्चे बाहर खेल रहे थे। एक छोरे का मुंह बायोलॉजिकल थोड़ा इससे मिल रहा था। तो मैंने अंदाजा लगाया, मैंने कहा यार ये हो ना हो मनोज का ही छोरा होगा, इतना उत्पात मचा रहा है। तो मैं अंदर गया तो मैंने इस पर बड़प्पन झाड़ा। मैंने कहा क्या मनोज तेरा बेटा बाहर खेल रहा है, फुटबॉल उछाल रहा है, कांच फूट जाएंगे। तो मनोज तो गुर्जर है, फुल कॉन्फिडेंस से इसने वहीं से झांक के देखा और कहा भाई साहब ये मेरा बेटा थोड़ी, ये तो मेरा भतीजा है। मैंने कहा तेरा बेटा कौन सा है? बोले मेरा बेटा तो वो है जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। अच्छा ऐसा बुद्धू बन के बैठता है और है भी भोला। वो भोला क्या है, मतलब ज़्यादा ही भोला है। अभी हम दोनों जयपुर जा रहे थे कवि सम्मेलन में, तो कोटा में एसी एक्सप्रेस में चढ़े तो B1 में चढ़ना था, तो वो B1 आगे निकल गया, तो हम जनरल में घुस गए। तो मैंने कहा चल अगले स्टेशन पे चेंज कर लेंगे। बोले भाई साहब मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा है। मैंने कहा खड़ा हो ना क्या, वहाँ बैठ जाओ, वो 2-3 महिलाओं के पास जगह है। बोले यार महिलाओं के पास कैसे बैठूँ? मैंने कहा थोड़ी घर द्वार की बातचीत शुरू कर, बाल बच्चे की। महिलाएं तो भावुक है, तेरे को जगह दे देंगी। बोले भाई साहब मैं महिलाओं से बात नहीं कर सकता, तो मैं तो अपनी इकलौती पत्नी से इंटरकॉम पे बात करता हूँ। तो मैंने कहा महिलाओं से बात करने में क्या है, महिलाएं वैसे ही बहुत सरल हृदय की होती हैं, उनसे शादी ब्याह के बारे में पूछो, बाल बच्चों के बारे में पूछो, घर द्वार की कोई बात शुरू करो, अपने आप जगह मिल जाएगी। बड़ी हिम्मत करके गया, 2-3 माता बहनें बैठी हुई थी, उनसे कहा बहन जी नमस्ते। बोले नमस्ते। बोले आपके कितने बच्चे हैं? बोले 4। बोले शादी हो गई? जब इसका चप्पलीकरण हुआ
हाँ तो वैसे पूछेगा तो क्या इसको नारियल चढ़ाएगी क्या? दिया हमने चार्ज। मैंने क्या मनोज तूने ना की कटा दिया, तेरे को इतनी अकल नहीं, जब बच्चे हो गए तो शादी हो ही गई होगी ना। तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा तेरा क्रम गलत है बेटा, पहले बच्चे थोड़ी, पहले शादी फिर बच्चे, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। बोले अच्छा ऐसे करना है? बोले हाँ। मैंने कहा ढंग से करना। अब आगे फिर गया, बोले बहन जी नमस्ते। बोले नमस्ते। बोले आपकी शादी हो गई? बोले नहीं। बोले फिर कितने बच्चे हैं? मैंने कहा भैया तू तो आजा कविता ही पढ़ ले। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाओ। परिचय बस इतना कहूं और नहीं कछु खास। आहा, रामदास हनुमान जी, हम दासन के दास। वाह। माचार्य को नमन करता हूं, मंच और आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब ने भैंसों की और मेरी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन बताई कि मेरे एक बार ऐसे करने का मन कर रहा है। मतलब बहुत ही शानदार, इतने कीमती श्रोता है। श्रोता भाई साहब कितने कीमती आप देखिए, एक भी गायब नहीं हो जाए इसलिए दोनों तरफ पुलिस लगी है। इन्वर्टेड कोमा है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा लगा रखा दोनों तरफ। फिर भी आप मेरे लिए बहुत खास हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जीवन जिनका बीत रहा है, जन गण मन को गाने में सदा खड़े मुस्तैद मिलेंगे। ये खाकी के बाने में लोकतंत्र के ये प्रहरी संविधान के रक्षक है। होली और दिवाली सब त्योहार मनाते थाने में। आपको प्रणाम करता हूं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूं, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाय द वे माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूप सी या मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। वाह। ये फिल्टर का जमाना है। क्योंकि मैं मेवाड़ से आया हूं, हल्दी घाटी से आया हूं, मैं 4 पंक्तियां शौर्य और वीरता पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूं। वीरता की उससे बाद कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। वाह। बाटी फेंक के माथा फोड़ दे अपन तो। 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि डरता नहीं किसी के बाप से। भाई साहब, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। नहीं नहीं, तालियां गलत जगह बजाइए। यदि जैसा कि आपने भूपेंद्र राठौर तो सुना, आपके शिराओं में रक्त दौड़ने लग जाए, रक्त उबलने लग जाए, तो तालियां दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताना, माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। एक बार मैंने कोशिश की थी, घर पे जाकर पत्नी से वीरता बोला, मेरे लिए बोतल लेके आओ। लुगई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कमा के मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। 15 मिनट तक रसोई में खड़ी रही, 15 मिनट तक कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद मुझे बोलती है, मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ, आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका, मोबाइल उड़ता हुआ आया, सीधा मेरे माथे पे लगा, मेरे माथे पे ये मोटा घूमड़ा हिकड़ा, आप जो भी यहाँ कहते हो वो हो गया, सूझ गया। मैंने चुपचाप टुकड़े खाए, बाहर आया, बाहर शशि भाई साहब मिल गए। ये बोला, मनोज यो थारा माथा पे काहे हो रही हो? मैं क्यों यो हिकड़ो हो रही हो? ये बोले, भैया थोड़ो घी चोपड़ ले तो।
मैं बोला घी होता तो ये हिकड़ा होता ही नहीं। उसके बाद से अपन ने वीरता दिखाना बिल्कुल ही बंद कर दिया।